दोस्तों, यूपीपीएससी के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी विशेषकर हिंदी के पद के लिए 2021 की जो परीक्षा होने जा रही है उसके मुख्य परीक्षा के लिए कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रम हैं और आज के इस सत्र में हम उस विशिष्ट पाठ्यक्रम पर बात करेंगे, क्योंकि यदि आप उस विशिष्ट पाठ्यक्रम को कर पाते हैं तो अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा आप अच्छा अंक ला पाएंगे। और आप जानते ही हैं कि जिसके अंक अधिक हैं वही मेरिट में आएगा और उसके चयन के आसार बढ़ जाएंगे। तो मित्रों, देखते रहिए अंत तक ये वीडियो, और यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों को भी अच्छा लगे और वो इस पर तैयारी कर सकें। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं इसमें हम दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसमें आपको हम बताएंगे कि क्या इसका पाठ्यक्रम है, सिलेबस क्या है, और उसके बाद फिर पत्राचार के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो हिंदी का पत्र होगा वो हिंदी सामान्य और हिंदी साहित्य से मिले जुले प्रश्न होंगे। बहुत आसान से प्रश्न होते हैं। आइए देखते हैं क्या है। इसमें आपको सामान्य हिंदी एवं आलेखन, सामान्य हिंदी आप समझ सकते हैं गद्य पद गद्यांश पद्यांश होता है, और आलेखन का मतलब होता है पत्र लेखन या कुछ भी लिखना उसमें। इसमें खंड एक, दो खंडों में होगा। खंड एक में परंपरागत अर्थात सब्जेक्टिव परीक्षा होगी। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसको लिखना पड़ेगा, 2-3 ऐसे अंकों का होगा। इसमें 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है और यह पूरे 100 अंक का होगा। विविध विषय रहेंगे। आइए हम बताते हैं क्या क्या विषय रहेंगे। देखिए, सबसे पहले उसमें होगा कोई एक गद्यांश दिया हुआ होगा, उसका आपको शीर्षक लिखना है। शीर्षक लिखने के लिए आपको 3 अंक मिलता है। सारांश भी लिखना पड़ेगा, उसके लिए 6 अंक होता है, और कुछ अंश उसमें रेखांकित कर दिया जाएगा और उसकी व्याख्या करने को कही जाएगी, उसके लिए 12 होंगे। अर्थात कुल 21 अंक आप इसमें से ला सकते हैं। अगर आप इसको थोड़े अच्छे ढंग से तैयारी कर दें तो आप 21 में से 19 कम से कम पा सकते हैं। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। अब इसके बाद जो दूसरा हिस्सा होगा वह प्रशासनिक हिंदी से होगा। प्रशासनिक हिंदी अर्थात पत्राचार, विशेषकर प्रशासनिक पत्राचार। तो इसमें सबसे पहला होगा किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन। अर्थात आप लोगों ने दिया होगा, इसका HSL का दिया होगा SSC के, उसमें जैसे एक सारणी बना करके देते हैं, उसी तरह से एक सारणी मतलब एक ग्राफ बना रहेगा और उसमें आपको उसका सार लिखना पड़ेगा। इसके बाद पत्राचार पे 24 अंक है। ये 24 अंक आप पूरा का पूरा इसमें से 23 अंक स्कोर कर सकते हैं यदि चीज़ें आप सीख लें। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा एक एक अंश। तब तक पत्राचार के कितने प्रारूप हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, पत्राचार में जो पूछा जाएगा उसमें शासकीय, अर्धशासकीय पत्र पूछा जाएगा, कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र। ध्यान रहे, केंद्रीय सरकार की नौकरियों में या केंद्रीय सरकार के पत्राचार में ये ज्ञाप नहीं होता है, ज्ञापन होता है। तो आप यहाँ यह ना सोचें कि गलत लिखा हुआ है, ज्ञाप है। क्या है हम आगे जानेंगे। इसमें फिर आपको दिया रहेगा विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन या अनुस्मारक। इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। उसके बाद इसमें होगा पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली में प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली से पूछा जाएगा। मैंने अपने ब्लॉग gali-kucha.blogspot.com पर प्रशासनिक शब्दावली भी अपलोड किया हुआ है और वाणिज्यिक शब्दावली भी। यदि आप उसमें से पढ़ना चाहें तो मुफ्त है, वहाँ जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं उस लिंक से। इसके बाद इसमें आते हैं हम आलेखन की ओर। आलेखन का मतलब होता है पत्र लिखना, कह सकते हैं। टिप्पण होता है जो फाइलों में की जाती है, और आलेखन मतलब पत्र। कितने तरह का पत्र हो वो मैंने आपको बता दिया। अब आइए इसमें आगे देखते हैं। आलेखन होता है यह आदेशों, अनुदेशों तथा निर्णयों को सूचित करने की एक रीति है। अर्थात मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है तो आपको अनुदेश दिया जाता है या आपको आदेश दिया जाता है, वह सब आलेखन प्रारूप में आता है। मतलब कोई भी निर्णय हो, अनुदेश हो, आदेश हो, वह आलेखन में आएगा। आलेखन के लिए सबसे जरूरी है कि इसमें प्रयुक्त भाषा स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। जब भी आपको पत्राचार के लिए कहा जाएगा तो आप इधर उधर की बातें ब्ला 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 मत करिए, उसको आप छोटे में लिखिए और स्पष्ट लिखिए। जो कहना चाहते हैं टू द पॉइंट कहिए। उसके बाद आता है कि लंबे वाक्यों, असंबद्धता, बहुत लंबा वाक्य नहीं लिखेंगे, एक दूसरे वाक्य से जिसमें संबंध ना हो ऐसे वाक्य भी नहीं लिखेंगे, और बेकार में भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सरकारी पत्राचार में पत्राचार किया जाता है सामने वाला समझ पाए, तो इसलिए व्यर्थ शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे। विशेषांतियों का प्रयोग और शब्द
अभिव्यक्ति और विचारों की पुनरावृत्ति से बचा जाना चाहिए। विचारों की पुनरावृत्ति अर्थात कोई ऐसी बात है जो बार बार एक ही लाइन में दोहरा रहे हैं, आवश्यक नहीं है, उससे बेकार आपका पत्र बढ़ता जाएगा। इसके बाद आते हैं हम पत्राचार के रूप पत्र। रूप पत्र मतलब कितने तरह का पत्राचार होगा, कैसे कैसे लिखेंगे। शुरू में ही मैंने बताया आलेखन में आदेश होता है। अब आदेश क्या है? आदेश निम्नलिखित में से किसी एक रूप में प्रेषित किए जाते हैं। सबसे पहला होता है पत्र, साधारण या परिपत्र। साधारण पत्र क्या होता है और परिपत्र क्या होता है हम अगले वीडियो में जानेंगे। उसके बाद आता है कार्यालय ज्ञाप। अगले अंश में मैं आपको कार्यालय ज्ञाप का एक छोटा सा अंश दूंगा और उसके बाद फिर अगले वीडियो में मैं आपको कार्यालय ज्ञाप लिख करके दिखाऊंगा। इसके बाद आता है कार्यालय आदेश और अधिसूचना, ये 4 हो गए। इसके बाद आता है संकल्प, पृष्ठांकन, तार, टेलेक्स, रेडियोग्राम। तार, टेलेक्स और रेडियोग्राम का जमाना चला गया है, लेकिन चूंकि है तो है। उसके बाद एक सेविंग्स ग्राम आता है। ये भी सेविंग्स ग्राम का जमाना पता नहीं बहुत पहले चला गया, लेकिन पुस्तकों में है तो है। अब ये जो पत्र है, पत्र क्या है? पत्र के रूप पत्र अर्थात पत्र का स्वरूप क्या होता है? यह भारत सरकार, अन्य राज्य सरकारों, विभागाध्यक्षों, आयुक्तों तथा जिला अधिकारियों से पत्र व्यवहार करते समय करना चाहिए। मतलब कि यदि आपका विभाग भारत सरकार के किसी कार्यालय में या किसी अन्य राज्य के कार्यालय में या फिर विभागाध्यक्ष या आयुक्त तथा जिला अधीक्षक, जिला अधिकारी को पत्र लिखता है तो पत्र के रूप में लिखते हैं। पत्र को सामान्यतः शुरू जब करते हैं तो उसमें लिखते हैं मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। अंग्रेजी में आई एम डायरेक्टेड टू रेफर या आई एम डायरेक्टेड टू से। वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि प्रशासनिक शब्दावली में या प्रशासनिक पत्राचार में अंग्रेजी में भी इसका प्रयोग चलता रहा और उसके अनुरूप हम हिंदी कर लेते हैं। अब प्रशासनिक शब्दावली में या प्रशासनिक पत्राचार में इसका प्रयोग होता है। पत्र को सामान्यतः इन शब्दों से शुरू करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। भवदीय शब्द से समाप्त होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में योर्स फेथफुली लिखा जाता है, उसका अनुवाद कभी भी आपका आज्ञाकारी या आपका हितैषी, शुभेच्छु कुछ नहीं लिखना है, आपको भवदीय लिखना है योर्स फेथफुली की जगह, और आप साइन करेंगे या जो चीज़ें होंगी आगे आएंगी। इसके बाद आता है कार्यालय ज्ञाप, जिसके बारे में मैं बताया कि आप भ्रम में न रहें। ये कार्य कि ये अशुद्ध लिखा है, कार्यालय ज्ञाप है उत्तर प्रदेश सरकार में। कार्यालय ज्ञापन अलग चीज़ है और कार्यालय ज्ञाप अलग चीज़ है। कार्यालय ज्ञाप क्या होता है? महत्वहीन पत्रों तथा याचिकाओं का उत्तर देने में इसका प्रयोग किया जाता है। महत्वहीन का मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति ने लिखा हो या कोई पत्र आया हो, कोई आवेदन आया हो, उसका जब लिखना होता है उसका एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, उसकी पावती में कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है संचार पत्रों की प्राप्ति, मैंने बताया एक्नॉलेजमेंट जिसे कहा जाता है, उसके लिए भी कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग किया जाता है। और ऐसी सूचना प्रेषित करने में किया जाएगा जो शासन के आदेश के रूप में न हो, अर्थात इसमें कोई शासनादेश नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने शासनादेश के बारे में विस्तार से बताया था, तो शासनादेश न हो वही कार्यालय ज्ञाप के रूप में जाता है। इसके बाद सचिवालय के अनुभागों द्वारा परस्पर पत्राचार में, मतलब मान लीजिए आपका राजभाषा अनुभाग है, आपके अनुभाग से वित्त को भेजा जा रहा है या फिर प्रशासन को भेजा जा रहा है, आपस में पत्राचार करते हैं, वहाँ करते हैं। कार्यालय ज्ञाप की एक खासियत है कि इसे अन्य पुरुष अर्थात हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है और उस पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे उनका पदनाम, नाम और पदनाम अवश्य होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अधिसूचना। अधिसूचना क्या है? अधिसूचना का प्रयोग कहाँ होता है? अधिसूचना का प्रयोग राजपत्रित नियुक्तियों में, राजपत्रित अर्थात जो गजटेड नौकरियां हैं उनकी नियुक्तियों में की जाती है। उसके बाद स्थानांतरण, एक विभाग से दूसरे विभाग या एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण होता है, वहाँ अधिसूचना की जाती है। उसके बाद किसी का पदोन्नति हो रहा है, मान लीजिए आप सहायक समीक्षा से समीक्षा अधिकारी बनते हैं, तो उसमें पदोन्नतियों में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अधिकारों के प्रतिनिधायनों में, अर्थात किसी अधिकार का प्रयोग करना हो वहाँ इसका प्रयोग करते हैं अधिसूचना में। उसके बाद अधिसूचना में आता है कि विविध अधिनियमों के अंतर्गत जारी नियमों और आदेशों को अधिसूचित करने हेतु, अधिसूचना है तो जो भी नियम बनते हैं, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना काल चल रहा है, इसके ऊपर कई सारे नियम बने होंगे, तो यह सब अधिसूचना के रूप में आया होगा। और उसके बाद जो भी आता है उसको सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। ये मान के चलिए कि अधिसूचना हमेशा सरकारी गजट में प्रकाशित होगी। इसके बाद आते हैं दूसरा प्रारूप है संकल्प का। संकल्प में क्या होता है? जन सामान्य पर लागू होने वाले जिन नीति संबंधी मामलों या अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर शासन के निर्णय या आदेश जनता को सूचित करना।
जैसे मान लीजिए आपका इसका कानून आया, ट्रैफिक का कानून आया, जिसमें विभिन्न प्रकार के दंड का प्रावधान है, उसको जनमानस को बताना है, तो वह सब संकल्प के रूप में होगा। या कोई और नया नियम आया, भूमि सुधार आया, तमाम तरह के नियम आते रहते हैं सरकार के, वह सब जब जनता को जारी करना होता है, बताना होता है, तो संकल्प पत्र के रूप में उनका प्रयोग होता है। और संकल्प पत्र की एक खासियत है कि इसे भी सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। ट्रैफिक रूल बदला, उसका सरकारी गजट में प्रकाशन होगा, तो संकल्प भी सरकार, संकल्प और अधिसूचना ये दोनों सरकारी गजट में प्रकाशित होती हैं। इन सब के प्रारूप मैं अगले वीडियोज़ में आपको दूंगा। इसके बाद आता है पृष्ठांकन। पृष्ठांकन क्या होता है? जैसे एक पत्र लिख रहे हैं, मान लीजिए एक विभाग को सेवा में सबसे ऊपर आपने लिखा, उसके बाद उसको कहीं और भी भेजना है, तो नीचे हस्ताक्षर जो होता है उसको पृष्ठांकन कहते हैं। इन सब का उदाहरण मैं एक एक करके दूंगा। पृष्ठांकन के रूप पत्र का प्रयोग किसी मूल अभिलेख की प्रतिलिपि को सूचनार्थ, जैसे मान लीजिए एक पत्र है, वो किसी आयुक्त को भेजा जा रहा है, उसके बाद सूचनार्थ उसको रेलवे में भी भेजना है, तो जो रेलवे में भेजा जाएगा उसके नीचे अधिकारी पुनः हस्ताक्षर करेंगे, यह पृष्ठांकन कहा जाता है। इसमें लिखा हुआ है, साधारणतः असरकारी व्यक्तियों संस्थाओं को संबोधित करने के लिए इस रूप पत्र का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। फिर से दोहराऊंगा, नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात पृष्ठांकन का प्रयोग हमेशा सरकारी पत्राचार में ही किया जाएगा, अर्थात प्रतिलिपि जो भेजते हैं आप। उसके बाद आता है इस स्लाइड का अंतिम सत्र।